आपकी डिग्री क्या है, व्हाट मैटर्स इज कि आपको काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, मतलब हम कई दफ़ा MS किए हुए लोगों को रिजेक्ट करके BS किए हुए लोगों को रख लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने लैब इंजीनियर्स के लिए जो इंटरव्यू किए थे उनमें हमने MS कैंडिडेट्स को इस वजह से नहीं रखा था कि उनको एक्चुअली काम आता था BS जरूर किया, यानी डिग्री वाइज देवर अच्छी जगह से MS करा हुआ था, लेकिन जो BS जिन्होंने किया हुआ था उनमें उनसे उनके बुरे हालात थे। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज़हन में रखें कि मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चीज़ें आती हो। और जॉब मार्केट वाइज ना प्रोग्रामिंग इज़ प्रॉब्ली एन एरिया जहाँ पर एक तो जॉब ज़्यादा है। ठीक है, मेरे जितने दोस्त हैं जिनकी कंपनियां वगैरह हैं, दे स्टिल रिक्वायर, कभी ना कभी उन्हें बंदा चाहिए होता है और वो कहते हैं कि यार बंदा नहीं मिलता, अच्छा प्रोग्रामर नहीं मिलता। ठीक है, तो हालांकि इंजीनियर हमारे सैकड़ों हज़ारों प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनमें से अक्सर जो है ना वो अच्छे प्रोग्रामर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो। और दूसरा ये है कि ये स्किल आपको एक आजकल एक मार्केट प्लेस वो बन गई हुई है कि जिस तरह आप एंड्रॉयड पे ऐप को डेवलप करते हैं और आप ऐप स्टोर पर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं चाहिए। आपने घर बैठे बैठे एक ऐप बनाई और ऐप स्टोर पर रख दी और देखा कि फिर वो चलती है कि नहीं। अगर वो वाकई अच्छी ऐप होगी तो लोग करना, लेकिन वो आप बनाने के काबिल तब होंगे अगर आपको। तो ये प्रोग्रामिंग आपको कैपेबल बना देती है कि अगर इवन इफ यू डोंट गेट अ जॉब तो आप वेले नहीं बैठेंगे, बल्कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कुछ ना कुछ कर। फिर इसी तरह एक साइट है अपवर्क पे आप लोग कोई ना कोई टास्क जो है ना वो फ्रीलांसिंग के लिए दे रहे होते हैं। कोई बंदा बिड करके कह दे कि मैं इतने पैसों में कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इस स्टेज पे तो खैर अभी इस काबिल नहीं हुए कि आप ये काम करें, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग तो अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, आपको इस स्टेज तक आने के लिए कम से कम 3-4 कोर्सेज पढ़े हुए होने चाहिए, यानी प्रोग्रामिंग है, फिर डाटा स्ट्रक्चर्स है, फिर मे बी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या कोई ऐसा कोर्स आपने किया हो। ठीक है, जो आजकल के दौर में मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अपना ये चीजें में रखें कि आप जब एक्चुअल में मैदान में आएंगे ना उस वक्त बड़ा अहम होगी ये वाली स्किल आपकी। ठीक है, सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आपको नहीं पता है कि आपको किधर इवेंचुअली सेटल होना है। ठीक है, इस वक्त आप जिंदगी के एक्सप्लोरेटरी से फेज में कि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनमें से कुछ आपको ज्यादा फैसिनेट करेंगे, कुछ कम फैसिनेट करेंगे। इवेंचुअली आप जाके कहेंगे कि नहीं ये वो फील्ड है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, और फिर आप उसमें जाकर आगे पीछे ढूंढेंगे। तो इट माइट बी कि इवेंचुअली आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए, लेकिन जॉब मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी प्रोग्रामिंग की। मतलब बाकी जो है ना, जिस तरह उसकी जॉब्स पहले लगी बंदी सी होती हैं और उसके अंदर पहले से बंदे फिट हुए होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होती रहती है, क्योंकि कंपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना ईजी है एज कम्पेयर टू कि आपने कोई TV बनाना हो मिसाल के तौर पर, तो आपको अब या मोबाइल फोन बनाना हो, अब आपको काफी बड़ी सरमायाकारी चाहिए जिसके बाद आप ये काम कर सकोगे। लेकिन आपने एक प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए फ्री टूल ही अवेलेबल है, आप आराम से बनाएं और अपलोड करें प्रोग्राम, और वो लोगों के काम आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब काफी ज्यादा आगे जा रहा है। जिस तरह मतलब रिसेंट सक्सेसेस जो बड़ी हैं वो सॉफ्टवेयर की हैं। ठीक है, हार्डवेयर के बड़े हैं जिस जायंट्स, उनकी जितनी वैल्यूएशन है उससे ज्यादा। जिस तरह व्हाट्सएप जो है वो $19 बिलियन की एक्वायर हुई है। ठीक है, वो क्या है 25-30 इंजीनियर होंगे मेरा ख्याल है जिन्होंने इवेंचुअली ये ग्रुप होगा, शायद उससे स्टार्ट में उससे भी छोटा हो, शायद बाद में थोड़ा बड़ा हो गया होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा फ्यूचर की चीज़ है जिसमें मतलब जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने देखा है कि अक्सर लोग इस पर स्ट्रगल शुरू में कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती वैसे क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इट्स जस्ट अ फैक्टर ऑफ कि आप टाइम कितना लगाएंगे इस पर। ये बाकी चीज़ों से डिफरेंट स्किल है। ठीक है, जिस तरह आप ने मैथ्स में आप सिर्फ लेक्चर सुन के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ऐसे समझने से गुजारा नहीं होता, आपको करना पड़ता है एक दफा। ठीक है, तो इट्स फंडामेंटली डिफरेंट चीज, जो इसलिए कई लोग उसमें झिझकते हैं करते हैं। आपने वो अपनी झिझक खत्म करनी है, वो झिझक खत्म होगी आप प्रोग्राम बनाए। ठीक है, कभी कोई खराबी नहीं होगी, कंप्यूटर खराब नहीं होगा आपके प्रोग्राम बनाने से। ठीक है, जस्ट जो भी प्रोग्राम बनाने का दिल करता है बनाए,
और उस पर टाइम गुजारें। ठीक है, असाइनमेंट्स तो मैं कुछ दे रहा हूँ, उसके अलावा बुक के एंड पे क्वेश्चंस हैं, उनमें मुश्किल वाले क्वेश्चंस करें। ठीक है, चैलेंज करें अपने आप को, सोचें, लॉजिक बनाएंगे तो आपके दिमाग के मसल बिल्ड होंगे। ठीक है, मसल तो नहीं होते दिमाग में, लेकिन जो भी सर्किट्स बिल्ड होंगे वो जस्ट लाइक जिम में जाके बिल्ड होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट क्योंकि हमने एग्जांपल्स काफी सारी की थी, उनमें जो नया टॉपिक कवर हुआ था वो ये था कि हमने क्लासेस का इंट्रो थोड़ा सा कर लिया था। ठीक है, अब हम जरा फॉर्मली क्लासेस को कवर करने की कोशिश करते हैं कि क्लासेस अगर किसी प्रॉब्लम से आपको इंट्रो मिले तो उसका ये फायदा हो जाता है कि आपको वजह समझ आ जाती है कि ये है क्यों। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर देता कि क्लास ये होती है, इस तरह डिक्लेयर होती है, उस तरह, सो वो आपको इतना अच्छा नहीं समझ आना था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हमें फील हुआ कि टोकन जो है ना, इट्स समथिंग जो कि हमें इस प्रोग्राम के लिए एज अ न्यू टाइप चाहिए। ठीक है, तो हमने वहां पे टोकन की क्लास बना ली। फिर हमें लगा कि यार हमें टोकन स्ट्रीम भी एज अ टाइप चाहिए, हमने उसकी क्लास बना ली। सो क्लासेस बेसिकली क्या चीजें हैं कि एक ऐसी डाटा टाइप जो आप खुद बना रहे हैं। ठीक है, यानी ऑलरेडी बनी बनाई डाटा टाइप से इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स और ये सारी बनी बनाई है, लेकिन अब आप खुद से कोई डाटा टाइप बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्लास। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है क्लास, आप इस कोर्स में जितनी बनाएंगे उसके अंदर में भी 3-4 एंट्रीज होंगी। लेट से आप कोई स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों के बना रहे हैं, तो आप उनके नाम रखना चाहेंगे, उनके फोन नंबर रखना चाहेंगे, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन आप रखना चाहेंगे। आप कोई प्रोजेक्ट के तौर पर आप बना रहे हैं, उसके अंदर लेट से, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल के डाटाबेस की एग्जांपल दी, या लाइब्रेरी का टाइप का कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उस लाइब्रेरी होगी तो आप बुक्स की इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे। तो क्या होगा, एक बुक का नाम होगा, ऑथर का नाम होगा, और आप इन सबको इकट्ठा करके कहेंगे कि ये एक नई डाटा टाइप हो जानी चाहिए, जो कि मैं अपने पास इस टाइप की चीज बनाऊं तो हमेशा बुक टाइप की चीज के अंदर मैं ये सारी चीजें सेव कर सकूं। ठीक है, सो क्लास बेसिकली एक नई डाटा टाइप होती है जो कि हम बना रहे होते हैं, और फिर उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो क्लास की एग्जांपल अभी हम एक ले करके चलते हैं। अब मैं कुछ रॉबर्ट लफोर वाली बुक से एग्जांपल लेकर उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बड़ा कॉमन सा आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट मुल्कों के अंदर ना लेंथ नापने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, कहीं पे गज चल रहा है, कहीं पे मीटर चल रहा है, कहीं पे फीट चल रहे हैं। ठीक है, अक्सर मैं देखना चाहता हूं कि भाई लेट से आप सर्च करेंगे जी मोहम्मद इरफान की हाइट कितनी है। ठीक है, तो वो बता देगा जी इतने मीटर। आप उसकी साइंस फौरन नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हम लोग आदत होती है फीट में देखने की, अच्छा 6 फुट से कितना ऊपर है। ठीक है, तो फीट और इंचेस जो है वो बाज़ जगहों पे यूज हो रहे हैं, बाज़ जगहों पे मीटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पहली क्लास की जो एग्जांपल लेकर चलते हैं वो ये है कि मैं लेट से फीट और इंचेस के हिसाब से एक नई डाटा टाइप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं डिस्टेंस मेजर कर सकूं। ठीक है, तो मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूं जिसको मैं लेट से नाम देता हूं डिस्टेंस, और इसके अंदर मैं ना चीज को फीट और इंचेस में स्टोर करना चाह रहा हूं। ठीक है, ना के मीटर्स में। ठीक है, सो अब ये एक नई टाइप हमें लगता है, देखकर ही लगता है कि एक नई टाइप होनी चाहिए जिसके अंदर एक पार्ट नहीं होगा बल्कि 2 पार्ट होंगे, एक होंगे फीट और एक होंगे इंचेस। ठीक है, सो हमें कोई कहे कि भाई एक बंदा 6 फुट 4 इंच का है या 6 फुट 1.5 इंच का है, तो हम समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जब भी आप क्लास को सोचें तो पहले आप मैं एक डब्बे के तौर पे सोचता हूँ, कई दफा अक्सर चीजों को डब्बे के तौर पे सोचता हूँ, जरा आसानी रहती। तो इस डब्बे में मेरे पास 2 चीजें तो होंगी, क्या क्या भला, अगर मैंने डिस्टेंस की क्लास बनानी है। ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस की क्लास है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, फीट होने चाहिए और इंचेस होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, फीट डबल होना चाहिए या एंड होना चाहिए। फीट कभी पॉइंट में हो सकते हैं, मैं कभी कहूंगा कि 6.1 फीट एंड 2 इंचेस, नहीं, फीट हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो अगला वाला पार्ट है, जो पॉइंट वाला हिस्सा है, वो तो हम इंचेस में कवर करना चाहेंगे।
इंचेस पॉइंट में हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 6 फीट और 3.5 इंच, ठीक है। सो 5 फीट 11.5 इंच, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट चीजें, मतलब आप अपना हाइट बता रहे हैं, मे बी आई थिंक कि मेरी 5 फीट 11.5 इंच है, ठीक है। थोड़ा सा यूं करूं तो 6 फुट हो जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो इस तरह ये भी आपको नोटेशन आपने देखी होगी कि फीट और इंचेस को कई दफा सिंगल टेक और 2 टेक, अगर कभी भी कोई आपके घर मिस्त्री आया है जिसने पर्दों का नाप लिया है जी, रेलिंग के साइज दी होनी चाहिए, तो वो जाके देखेगा, इंची टेप खोलेगा और देखेगा कि कितने फीट कितने इंचेस है, ठीक है। सो कोई भी या आपने कारपेट बिछाना है तो आप प्रॉब्ली इंची टेप लेकर नापेंगे कि यार कितने बाय कितने का, ठीक है। जो लोग हॉस्टल में किसी कमरे में रह रहे हैं और उसको कारपेट करना चाह रहे हैं तो मे बी उन्होंने कभी ये किया हो, नहीं किया तो शायद आप थोड़े कुछ अरसे में कर रहे होंगे। सो क्योंकि इधर भी अक्सर फीट और इंचेस चल रहे होते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि फीट और इंचेस के लिए एक डाटा टाइप बना लें, ठीक है। तो डाटा टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी क्लास बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मली होता यह है कि आप इसमें 2 चीजें तो रख रहे हैं, फीट और इंचेस। ये तो वो वेरिएबल हैं जो क्लास के अंदर एक डिस्टेंस का पार्ट होना चाहिए कि भाई कितने फीट हैं कितने इंचेस हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अमूमन हम चाह रहे होते हैं कोई फंक्शंस भी हो जिनके जरिए हम मैनिपुलेट कर सकें। मिसाल के तौर पर 2 डिस्टेंसेस हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है, या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम चाह रहे होंगे कि इस किस्म के फंक्शन हम अपनी डाटा टाइप के लिए सपोर्ट कर सके, ठीक है। आइडियली मैं चाह रहा हूं कि यार इवेंचुअली मैंने डिस्टेंस की क्लास बना दी अगर, तो मैं ये कह सकूं डिस्टेंस ए और इसको किसी तरह बता सकूं कितने फीट कितने इंचेस है। मे बी मैं ब्रैकेट में लिख दूं 5 फीट 11 इंचेस, कुछ इस तरह लिख दूं, ठीक है। तो ये 5 फीट 11 इंचेस के अंदर सेव हो जाए। लेट से मैं इसी तरह कोई और डिस्टेंस बनाना चाहूं तो वो भी बना सकता हूं, और लेट से मैं कहता हूं 6 फीट और 3 इंच, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं कर सकूं, ठीक है। जब मेन में मैं जब मेरी डाटा टाइप बन जाए तो उसके बाद मैं कुछ इस तरह से काम कर सकूं। मैं चाहूंगा कि मैं C इज इक्वल टू A कर सकूं, ठीक है, कुछ इस किस्म का काम कर सकूं, ठीक है, कि एक दूसरे में कॉपी कर सकूं। C इज इक्वल टू A प्लस B कर सकूं, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई नई टाइप बनाते हैं तो उस पर ये कोई प्लस लेस डिफाइन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें प्लस करने की कोई सेंस बनती हो सकता है ना बनती हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है तो इसमें तो प्लस की बड़ी सेंस बनती है, 2 डिस्टेंस ऐड करके आप किसी तरह बता सकें कि नए फीट इंचेस कितने बन रहे, ठीक है। लेकिन लेट्स से बुक्स हैं और मैं बुक की एक क्लास बना दूं तो बुक A प्लस B करूंगा तो उसकी तो कोई सेंस ही नहीं है कि मैं 2 बुक्स को ऐड करने से क्या मुराद है, ठीक है, उससे तो कोई मुराद नहीं है। तो इसका मतलब उसके ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम थोड़ा सा आगे जाके, आज की क्लास में नहीं लेकिन हम ये आगे जाके देखेंगे प्रॉबेबली 1-2 क्लासेस डाउन द रोड कि हम इसमें ये प्लस भी सपोर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक। सो ये काम जो है जो प्लस करते हैं अब ये काम है, ठीक है, विच मीन्स कि ये एक फंक्शन है जो कि इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर अमूमन C++ की ब्यूटी ये है कि आप एक क्लास बना देते हैं और उसके साथ उससे रिलेटेड फंक्शन भी लिख देते हैं, ठीक है। और जब आप वो फंक्शन लिख देते हैं तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाता है। जिस बंदे को आपने किसी और ने डिस्टेंस को यूज करना है, आप कहेंगे यार ये लो ये मेरी क्लास पकड़ो और बस उसमें ये फंक्शन लिखे हुए हैं, आप इनको यूज करते जाओ, ठीक है। तो वो यूज करता रहेगा, वो इस तरह से डिस्टेंस बनाएगा, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करता रहेगा, तो एक दफा बन गया तो बन गया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बनाया पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने जो प्रोजेक्ट अभी बनाने हैं, इस सेमेस्टर के एंड पे एक प्रोजेक्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी काफी ज्यादा वेटेज होगी, ठीक है, और इंडिविजुअल होगा, यानी कि वो ग्रुप में नहीं होगा, ठीक है, एक बंदे ने बनाना होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, हर बंदे का प्रोजेक्ट अलग अलग, आप लोगों ने खुद चूज करना होगा प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ इंटरेस्टिंग उसके लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बनाया भी पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्क्रैच से करें, इट वुड कुछ है कि आप बिल्कुल नया ना सीखें और इन्हीं को यूज करते हुए बना दें, वो भी प्रोजेक्ट ओके हैं, मुझे मसला नहीं है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उनको यूज करते हुए आप
कोई थोड़ी सी बड़ी चीज बना दे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई छोटी सी गेम बनाना चाहते हैं जो कि ग्राफिक्स भी यूज करती हो, तो उसके लिए आप OpenGL के ऊपर जरा सर्च करें, कोई ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है आपको, कोई नेट पे मिल जाएगा, बना बनाया OpenGL ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जिसको यूज करते हुए आप छोटे मोटे ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बना बनाई कोई चीज मिल जाए जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट लें और उसके ऊपर बिल्ड करके आप अपनी कोई चीज बना दें, ठीक है। सो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपने स्पीच के साथ या ऑडियो के साथ कुछ करना है, आप चाहते हैं कि यार मैं कोई भी MP3 फाइल जो है ना उसको प्ले करूं, उसको रिकॉर्ड करूं, स्टॉप करूं, या उसके अंदर जो चीज प्ले हो रही है उसकी आवाज, उसकी बेस को, उसकी बाकी चीजों को आप छेड़ सको, ठीक है। जो इक्वलाइजर टाइप की चीज बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा यार स्पीच प्रोसेसिंग के लिए C++ की कौन सी बनी बनाई चीज अवेलेबल है, ठीक है। आप वो खुद ना लिखें, आप बनी बनाई देखें, कोई ट्यूटोरियल पढ़ें, उसको चलाने की कोशिश करें। एक मैं देख रहा था लास्ट, सिंडर के नाम से प्रॉब्ली एक चीज थी, ठीक है। तो ये एक फ्री लाइब्रेरी सी है, इन्होंने बहुत सारे विजुअल स्टूडियो में ही प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैप्स को यूज करना है तो मेरा ख्याल है इनका मैप्स को यूज करेंगे। OpenGL का भी कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑडियो के लिए भी कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जरा गूगल करें, आपको ना ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट ये एक्स्ट्रा करिकुलर काम है, यानी कि ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जरूर करें, ये आपने प्रोजेक्ट आइडिया, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको ना एक वीक्स तक ना अपना प्रोजेक्ट का आइडिया फाइनल कर लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि मिड के बाद आपका प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए। तो उसमें बहुत कुछ बना बनाया अवेलेबल है, उसमें क्लासेस बनी होंगी उनकी ऑलरेडी, आपने उनको यूज करना होगा। आपने कोई उसका रीडमी फाइल, अक्सर लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर एक रीडमी फाइल लिखी होती है, readme.x, उसको खोलें, वो उसमें स्टेप्स लिखे होंगे कि ये करो ये करो ये करो, तो चीज चल जाएगी, ठीक है। नहीं तो कोई ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारा चीज ऑन गिटहब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। गिटहब एक साइट है जिसपे आप अपना कोड भी डाल सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप भी कोई मीनिंगफुल काम करें, आप गिटहब पे अकाउंट बनाएं और अपना कोड उधर डाल दें, किसी और ने यूज करना है वो यूज करे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा मीनिंगफुल काम हो, अभी हम उस जगह पर पहुंचे नहीं कि हम थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हो अभी तक, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट होगा इवेंचुअली वो आप गिटहब पे डालें। आप और भी जो प्रोजेक्ट करते हैं वो गिटहब पे डालना शुरू कर दें, अगर आप उनको फ्री रखना चाह रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है स्टूडेंट लाइफ में तो आपको रखने चाहिए जितने भी फ्री रख सकते हैं। उससे आपकी एक अपनी प्रोफाइल भी बन जाती है, मतलब कल को आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आपने उसमें रेफरेंस के तौर पे अपना गिटहब का अकाउंट का लिंक दे दे। तो अब मैं अगर किसी CV को देख रहा हूँ और उसने गिटहब पे उसके प्रोजेक्ट पढ़े हैं, तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड होऊंगा जाके देखूँ उसने क्या बनाया हुआ है। उसमें अगर कोई रीजनेबल चीज बनाई हुई है तो मतलब प्रोबेबली बंदा फौरन इंटरेस्टेड हो जाता है कि यार इस बंदे ने तो ये काम किया हुआ, तो ही इज ऑलरेडी क्वाइट कैपेबल, तो आप उसको इंटरव्यू में आगे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिल्टर करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप जॉब के लिए कह रहे होते हैं ना। आप बहुत से 50-60 यूनिवर्सिटी, 30 एक तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में होंगी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। सो आप कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है? तो वो अगर आपकी इस किस्म के डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपकी जो स्किल को डिमोन्स्ट्रेट कर देते हैं अगले बंदे। अच्छा खैर एनीवे, सो मैं वापस आता हूं कि हम बात ये कर रहे थे कि हम डिस्टेंस की एक क्लास बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम इवेंचुअली कुछ इस किस्म का काम कर सकें। हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट ले सकें। एक तो ये चीज है, मैं कहता हूं लेट से मैं ए डॉट कोई लेट से गेट डिस्टेंस कहता हूं, तो ये यूजर को प्रॉम्प्ट करे। अगर ये मैं कॉल करूं तो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा भाई बताओ कितने फीट कितने इंचेस, और वो फीट और इंचेस के अंदर सेव कर ले, ए के फीट और इंचेस के अंदर, ठीक है। डॉट नोटेशन हमने पहले ही पढ़ी थी, ठीक है, कि फंक्शन के जो क्लास के अंदर का फंक्शन है वो डॉट लगा के कॉल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि शो डिस्टेंस भी मे बी हो, कि अगर ए की जो इस वक्त वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए। सो लेट्स से कि मैं अभी टू स्टार्ट विद कोई ऐसी क्लास बनाना चाहता हूं, ठीक है, जो कि अभी प्लस ना करती हो, इस तरह बेशक इनिशियलाइज भी ना करती हो, ठीक है, लेकिन यूजर से इनपुट लेके स्टार्ट कर सकती है और शो कर सकती है, और फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे कि अच्छा अगर मैंने इनिशियलाइज करना हो तो क्या कर सकते हैं और बाकी की चीजें।
ऐड शैड करना हो तो वो भी हम फिर इससे अगली वाले में भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज है कि मैं क्लास होती क्या है, क्लास एक डाटा टाइप होती है। उस डाटा टाइप से अगर आपने कोई डाटा टाइप सपोर्ट करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको कुछ जो चीजें मिल के वो डाटा टाइप बन रही है वो चाहिए होगी और कुछ फंक्शंस चाहिए होंगे। सो हमने अभी तक डिफाइन किया कि हमारे पास क्लास है डिस्टेंस जिसके अंदर फीट होंगे जो कि इंट हैं, इंचेस हैं जो कि मैं डबल रख लेता हूँ, लेट से ये बुक में शायद फ्लोट हो लेकिन आई थिंक डबल ही यूज करना चाहिए, अगर ज्यादा प्रिसीजन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर मैं दो फंक्शन रखना चाहता हूं, एक गेट डिस्टेंस जिसका क्या काम हो, टेक डिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम यूजर, ठीक है, और एक हो शो डिस्टेंस जिसका काम हो प्रिंट डिस्टेंस ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये चार काम करना चाहता हूं, ठीक। अच्छा, सो तरीका क्या है, क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या सिंटेक्स है वो मैं पहले बता देता हूं और फिर हम उसका कोड लिख लेते हैं। एक गेट के बाद जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लगाने हैं तो कोई चीज पास नहीं की है इसका, फंक्शन जब भी कॉल करना हो ना तो आपको पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यूजर से लेना, ठीक है, क्योंकि सी इन करवा के मैंने उसके अंदर लिखवाना था ना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कोई वेरिएबल अगर मैंने डिस्टेंस टाइप का बनाया ना तो यूजर से इनपुट लेकर उसके अंदर वैल्यू लिखवा दूं, तो मुझे बाहर से पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यूजर से पूछ लूंगा यार आप फीट एंटर करो, फीट लिखवा दूं, यूजर से कहूँ आप इंचेस एंटर करो, इंचेस लिखवा दूं। यानी ए जो है ना वो एक मैंने ए जो लिखा हुआ है वो एक क्लास की ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। उसके अंदर फीट भी है, इंचेस भी है, लेकिन इस वक्त उनकी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन यूजर से पूछेगा कि अच्छा यार फीट एंटर करो, तो मैंने ए के फीट में जाकर लिखवा दिया जो भी फीट थे, ठीक है। उसने कहा यार 6 फुट है और लेट से 2 इंच है, ठीक है, सो इंचेस में आ गया 2, तो 6 और 2 लिखवाया गया, ठीक है। सो क्योंकि बाहर से फंक्शन कॉल करते हुए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है। जब आप इनपुट और आउटपुट की बात करते हो फंक्शन की, तो एक होती है जो कि आप उसको पास कर रहे हैं चीजें, ठीक है, जो उसको आर्गुमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं फंक्शन की, और एक है यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना आर्गुमेंट से ज्यादा चीज है, ठीक है। इस स्पेसिफिक फंक्शन में मैं यूजर से लेना चाहता हूँ। यूजर से लेने का मुराद है कि मैं सीन करके पूछ लूंगा उससे कि क्या फीट है क्या इंचेस है, और आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना और फंक्शन की आउटपुट फर्क चीज है। एक है फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वो है फंक्शन की आउटपुट, एक है स्क्रीन पर दिखाना, वो स्क्रीन पे क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये दोनों, इस केस में मैं फंक्शन से कुछ नहीं चाहता, मतलब फंक्शन की ना कोई इनपुट चाह रहा हूं ना कोई, एक डब्बा है जो कि ना कोई इनपुट ले रहा है ना आउटपुट ले रहा है, वो खुद ही यूजर से पूछ लेता है कि क्या लिखवाना है और वो उस वाली क्लास के अंदर जाकर लिखवा देता है। और ये वाला फंक्शन जो है ये भी यूजर को कुछ नहीं, मतलब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, स्क्रीन के ऊपर बस दिखा देता है कि क्या इसके कंटेंट्स है, ठीक है। तो ये अच्छा, अगर आपने क्लास डिक्लेयर करनी हो तो जस्ट रीकैप जो हमने पहले भी चीज की है, तो आप लिखते हैं क्लास, ठीक है, उसके आगे आप उसका नाम लिखते हैं। इस केस में हमारा क्या नाम है, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट खत्म, और इसके आगे सेमी कॉलन आता है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर जो चीजें यूज करनी है वो लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक वो चीजें जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो उसका इंटरफेस है, जो बाहर की दुनिया कौन बाहर की दुनिया, जिसने इस फंक्शन को यूज करना है, मेन में यूज करना है, इसकी ऑब्जेक्ट बनानी है, ऑब्जेक्ट बना लो तो पब्लिक फंक्शन को आप उधर यूज कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस। और एक है प्राइवेट, प्राइवेट वो है जो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के, जब मैं इसकी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके आगे डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर मैं मेन में जाकर लिख दूं डिस्टेंस ए, ठीक है। सो अब मैं ए डॉट करके आगे चीजों को एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर अगर लिखा होता पब्लिक और इसके अंदर मैंने लिखा होता इंट फीट, ठीक है, तो मैं इधर ए डॉट
फीट इज इक्वल टू 10 कर दूं तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अमूमन हम डाटा को कोशिश करते हैं कि प्राइवेट ही हो, ठीक है, अनलेस के वाकई रिक्वायर्ड हो, हम डाटा को कोशिश करते हैं कि वो पब्लिक ना हो, प्राइवेट हो। अगर मैंने इसको प्राइवेट लिखा होता, प्राइवेट इन फीट, तो अब इधर कंपाइलर एरर आ जाता, वो कहता है कि नहीं ये आप इस जगह पर मेन के अंदर, ये मेन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे सो वहां पर या किसी और फंक्शन के अंदर लिखा हो तो मैं ये काम करना चाहूंगा तो वो मुझे कह देगा नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप प्राइवेट डाटा को क्लास तो एक्सेस कर सकती है, क्लास के फंक्शंस भी एक्सेस कर सकती है, लेकिन कोई और फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये यहां पर वो मुझे कंपाइलर एरर दे दे, ठीक है। सो मजे की बात यह है कि इस तरह की बाउंड्रीज अगर हम सही लगा देना तो आपका प्रोग्राम बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। यानी कि क्यों हम पढ़ें क्लासेस, क्योंकि ये इवेंचुअली आपके प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करें, ठीक, ओके। सो क्लास के अंदर फिर आप लेट से कि आप फीट और इंचेस जो हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो प्राइवेट हो, मैं कहता हूं इंट फीट और लेट से डबल इंचेस, ये मेरे प्राइवेट हो गए। लेकिन बाहर जिसने एक्सेस करना उसे कुछ ना कुछ तो पब्लिक चाहिए। सो वो पब्लिक जो चीज है वो लेट से कि मैं देना चाह रहा हूं कि एक गेट डिस्टेंस हो, ठीक है, वॉइड, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, गेट डिस्टेंस थोड़ा सा नीचे होकर रख लो और वॉइड शो डिस्टेंस, ठीक है। तो लेट से कि मैं इसको कोड ही करना शुरू कर देता हूं बजाय इधर लिखने के। इधर वैसे भी मेरी राइटिंग आपको कीड़े मकोड़े लग रही होगी, ठीक है, ओके। ये मैं नहीं इरेज करता क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैं करना चाह रहा हूं, तो ये मेरे लिए ओके। सो मैं इधर जाके काउंटर शाउंटर को उड़ा देता हूं और वापस जो हमारा बेयर मिनिमम जो हमने एज एस प्रोड्यूस कर देना होता है वो प्रोग्राम पे आ जाता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। कामरान इसको उस तरफ कर दो, ठीक है, बोर्ड में वो जो उधर ही है, ओके। मैंने कहा था आप मोबाइल पे हो तो आपने शायद और नहीं किया, ओके। सो क्लास अगर मैंने बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, क्लास उसके आगे नाम डिस्टेंस फिर ब्रैकेट शुरू खत्म। आजकल तो वैसे ही है आपका वो देखें सेमीकोलन उसने खुद ही डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं डाला, खुद ही ब्रैकेट स्टार्ट किया तो खत्म भी कर दिया सेमीकोलन भी, तो गलती का चांस इससे कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है गलती करने के लिए आजकल। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि जो इसका कुछ पब्लिक डाटा है कुछ प्राइवेट है, तो डाटा जो है वो मैं चाहता हूं प्राइवेट हो और लेट से पहले मैं प्राइवेट लिख देता हूं, प्राइवेट, और उसमें मैंने कह दिया कि फीट भी प्राइवेट हैं और इंचेस जो हैं वो भी प्राइवेट हैं, और फिर इसके अंदर हमने कह दिया पब्लिक, और इसके अंदर मैं लेट से दो चीजें रखना चाह रहा हूं। एक मेरा फंक्शन है गेट डिस्टेंस, यानी कि यूजर से डिस्टेंस लो, और एक मेरा फंक्शन है शो डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इधर ही ये पूरा फंक्शन लिख दें क्लास के अंदर, ठीक है, चाहें तो इसको बाहर लिख दें। रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप इसको बाहर लिखें, ठीक है। अगर आप क्लास के अंदर लिख देंगे ना तो वो इस फंक्शन को इनलाइन लेगा, ठीक है। तो जो इनलाइन का एक लफ्ज आपको मैं बता दूं कि इनलाइन क्या है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट उसको इनलाइन अज्यूम करेगा। जो हम नॉर्मल भी फंक्शन बनाते हैं ना उसके लिए भी ये लफ्ज यूज होता है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये होता है नॉर्मली जो मैंने कोई फंक्शन लिखा हो ना, लेट से जिस तरह भी मैंने फैक्टोरियल लिखा था, ठीक है, सो मैं कहता हूं 10 का फैक्टोरियल लो और नीचे कहीं पे फैक्टोरियल का कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो जब कंपाइलर इससे मशीन कोड जनरेट करेगा ना तो वो फैक्टोरियल को एक अलग फंक्शन बनाएगा। जब ये कॉल होगा तो यहां से वो जंप करके इधर जाएगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, यहां से वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल फंक्शंस के साथ होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन के पीछे लिख दें इनलाइन का कीवर्ड, ठीक है, इनलाइन अगर मैं किसी फंक्शन के पीछे लिख दूं ना इनलाइन,
सो इसका मतलब है आप कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि ये जहां जहां फैक्टोरियल कॉल होना था ना, वहां फंक्शन ना कॉल करो, वहां फैक्टोरियल का कोड ही पेस्ट कर दो, ठीक है। सो अगर इधर फिर वो इधर से जंप करके नहीं जाएगा, इधर इसका पूरा कोड पेस्ट हो जाएगा। सो अब लेट्स से कि मैंने 50 जगहों पर एक फंक्शन कॉल किया हुआ, तो 50 जगहों पर ये पूरा कोड पेस्ट हो जाएगा। जो इनलाइन फंक्शन होते हैं वो स्लाइटली फास्ट होते हैं, क्योंकि उसमें कॉल और रिटर्न का ओवरहेड नहीं होता। यानी कि इस केस में अगर मैंने वेरिएबल पास किए थे तो उनकी कॉपी बनी, उसने पूरा एग्जीक्यूट किया और फिर रिटर्न हुआ। लेकिन अगर इनलाइन है तो इसका मतलब है वो यहीं पर ही बन गए, तो असल में वो आप समझो कि वो आपने यहीं पर ही कोड लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अपनी आसानी के लिए आपने उसको फंक्शन बना दिया, लेकिन आप इधर ही उसको असल में लिखना चाह रहे। तो जो छोटे फंक्शन होते हैं ना, कई दफा होता है कोई छोटा सा काम होता है, आप उसको बार बार नहीं पेस्ट करना चाह रहे होते, ठीक है। तो मैं हर जगह पर, जिस तरह आप स्वैप है या बाकी इस किस्म के 2 नंबर को स्वैप करना है, तो अब स्वैप वाला जो हमने फंक्शन लिखा था वो बिल्कुल छोटा, 3 लाइनें थी उसकी, ठीक है, 3 काम उसमें करने थे। तो उसको आप इन लाइन डिक्लेयर कर दे तो वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो वाला कोड हर जगह पर, मतलब हर दफा कॉल और रिटर्न होने के, लेट से आपका एक कोड था जिसमें कोई 500 दफा आप स्वैप कर रहे थे चीजों को, ठीक है। तो वो फंक्शन कॉल और रिटर्न के लिए उसकी कॉपियां बनना और वापस आना, वो वाली चीज होने के बजाय आपने अगर इनलाइन डिक्लेयर कर दिया तो वो ज्यादा बेहतर है, वो हर जगह पर उसकी कॉपी बन जाएगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप चाहते हैं कि इनलाइन ना बने, क्योंकि अगर आप इनलाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब अगर कोई बड़ा सा फंक्शन है, 5000 लाइन ऑफ कोड है और आपने उसको 500 दफा कॉल किया हुआ है, तो वो 500 दफा उसकी कॉपी बन जाए तो वो तो आपकी एग्जी का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरीली बड़ा हो जाएगा। आप उसके बजाय उसको नॉर्मली फंक्शन रहने दें, तो वो एक दफा बनेगा और जब भी 500 दफा जब कॉल होगा तो आप उसी जगह पर जाकर कॉल कर लें। तो इनलाइन हम इसको कहते हैं। सो ये अगर पूरी तरह नहीं भी स्टेज पे समझ आया तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ये आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो इनलाइन नहीं है, लेकिन कहने का ये आपको पता हो तो बेहतर है, ठीक है। तो क्लास के अंदर अगर आप फंक्शन, कंपाइलर जरूरी नहीं है, वैसे आपकी बात माने भी सही, ठीक है। ये जब आप इनलाइन लिखते हैं ये वो जो बेहतर महसूस करेगा वो कर लेगा, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप अगर बहुत छोटा फंक्शन है तो इधर ही लिख दें, अगर थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है तो उसको क्लास से बाहर लिखें। तो मैं, क्योंकि ज्यादा रिकमेंडेड है कि हम क्लास से बाहर लिखें, तो हम इसको क्लास से बाहर लिख देते हैं। सो जब आपने क्लास के बाहर ये वाला फंक्शन लिखना होता है ना, और आपने बताना हो कि ये क्लास का फंक्शन है, तो उसके लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। कि आप कहते हो कि यार मैं यहां पर ये फंक्शन लिखने जा रहा हूं गेट डिस्टेंस का, लेकिन यहां पर आप वॉइड गेट डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, आप इससे पहले लिखेंगे कि ये किस क्लास का है, ठीक है। क्योंकि ये आम फंक्शनों जैसा फंक्शन नहीं है, ये एक क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो आपको इसके साथ बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, ये एक क्लास का। सो किस क्लास का मेंबर फंक्शन है? डिस्टेंस क्लास का। सो आप इसके पहले बताएंगे कि यार ये असल में डिस्टेंस क्लास का फंक्शन है, और आप उसके बाद 2 दफा कॉलन लगा देंगे ना, तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, के किस स्कोप में बात करें। तो हमने बता दिया कि ये डिस्टेंस के स्कोप का असल में फंक्शन है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर मैंने, ठीक है, गेट डिस्टेंस में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं कि भाई आप फीट एंटर करें और इंचेस एंटर करें। तो मैं कहता हूं लेट्स सी आउट एंटर फीट, ठीक है, और लेट से इधर मैं सी इन कर लेता हूं, ठीक, और इसी तरह मैं दोबारा कर सकता हूं सी आउट एंटर इंचेस, और इसके आगे मैं कर देता हूं सी इन इंचेस, ठीक है। तो ये तो सी आउट सी इन तो आपको पता ही है। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये कि मैंने आपको कहा था फीट और इंचेस जो है वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन ये कर सकता है क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है। सी आउट फीट का मतलब है कि नंबर उठाओ और फीट के अंदर लिखवा दो। तो इसको एक्सेस अगर मैं मेन से इस तरह करना चाहूंगा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये अगर फीट कहेगा तो इसका मतलब है इसी क्लास के मेंबर फंक्शन को आप करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ गए, ओके।
इसी तरह मैं शो डिस्टेंस का फंक्शन लिखना चाहता हूं, ठीक है, और मैं उसको कहता हूं void, अगेन मैं इसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और मैंने कह दिया शो डिस्टेंस, और ठीक है, और इस पे मैं सिर्फ जो फीट और इंचेस है उनकी वैल्यू शो करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो मैं इधर लेट से करता हूं सी आउट, जो भी डिस्टेंस की वैल्यू है वो मैं कह सकता हूं कि फीट, और इसके आगे में भी मैं एक सिंगल टिक लगा दूं, कहां गई सिंगल टिक, सिंगल टिक, और जिस तरह मैं अगर 5 फुट चेंज कहना है तो मैं चाहूंगा कि मैं इस तरह से ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो आपने पहले सोचना होता है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मैं इस तरह प्रिंट करना चाहूँ कि लिखा आ जाए डिस्टेंस 5 टिक 6 इंच, ठीक, ओके। सो फीट, और इसके बाद लेट से क्योंकि स्क्रीन पे जगह कम बन रही है तो मैं इंचेस, और उसके बाद ओके। अब यहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास में डालना चाहता हूं उसके आगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं इन्वर्टेड कॉमास प्रिंट हो, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास का तो मतलब है कि यहां पर खत्म हो रहा है। तो जब आपने कोई ऐसी चीज प्रिंट करनी हो, ठीक है, जिस तरह स्लैश एन का मतलब हम कहते हैं नेक्स्ट लाइन में हो, लेकिन आप वाकई स्लैश और एन ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम इससे पहले एक स्लैश डाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये एस्केप करैक्टर है। जब आप इधर स्लैश डाल के इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तो कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि आप इन्वर्टेड कॉमा ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कोई स्लैश से कुछ नहीं, स्लैश प्रिंट नहीं करना चाह रहे, या ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म नहीं हो रहा बल्कि ये आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ठीक हो गया। सो ये एक हमारी छोटी सी क्लास बन गई जो कि इस वक्त सिर्फ 2 काम करती है, या तो यूजर से वो इनपुट ले सकती है फीट इंचेस, या वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते। अच्छा, अब ये हमारी नई डाटा टाइप बन गई है। अब आप इसको जो क्लास आप पूरी लिखते हैं ना, इसको आप इमेजिन करेंगे इट्स जस्ट लाइक अ डिजाइन, ठीक है। जिस तरह आप एक गाड़ी बनानी है, आप उसका पूरा डिजाइन शुरू से एंड तक पूरा प्लान करके दे दें, बना कुछ नहीं है अभी, बनता तब है जब आप मेन के अंदर इसकी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आप उस डिजाइन को यूज करते हुए गाड़ी बना दें तो ये ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। सो अब मैं इसको यूज करते हुए कोई डिस्टेंस मेन में लेट से बनाता हूं डिस्टेंस। अब मैं जिस तरह एंड डिक्लेयर कर सकता था उस तरह डिस्टेंस डिक्लेयर कर सकता। लेट से मैं कहता हूं डिस्टेंस हाइट, ठीक है, या कोई भी नाम दे दूं, जिस तरह मैं किसी इंटीजर को कोई भी नाम दे सकता था। और मैं अब मैं क्या एक्सेस कर सकता हूं इसमें से, मैं हाइट डॉट फीट हाइट डॉट इंचेस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वो चीज एक्सेस कर सकता हूं जो उसने मुझे पब्लिकली इनेबल की हुई है क्लास में, जो कि मैं इस जगह पर जाकर देख सकता हूं। यानी कि जब आप क्लास को जाकर देखेंगे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको क्या एक्सेसिबल है। आपको वो एक्सेसिबल है जो चीज पब्लिक है, ठीक है। सो गेट डिस्टेंस और शो डिस्टेंस ये आपको पब्लिकली एक्सेसिबल है। सो आप ये करेंगे कि आप लेट से मैं जाके मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं हाइट डॉट गेट डिस्टेंस, और उसके बाद मैं कहता हूं हाइट डॉट शो डिस्टेंस, ओके। सो लेट मी गिव इट अ शॉट। सो इससे क्या होगा, यूजर से वो पूछेगा आप हाइट एंटर करें, और फिर आगे मैंने शो डिस्टेंस किया हुआ है तो वो स्क्रीन पे दोबारा प्रिंट कर देगा कि भाई डिस्टेंस ये, ठीक। सो मैं इसको रन करके देखता हूं। सो उसने कहा एंटर फीट और इंचेस, मैंने 5 फीट किए और लेट्स से 5 फीट 11.5 मैं अपनी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने उसके बाद कर दिया कि डिस्टेंस जो है वो 5 फीट 11.5 इंचेस है, और मे भी उसके आगे मैंने एंडल नहीं डाला हुआ, यहां पर मुझे इसके आगे एक एंडल डाल देना चाहिए। दोबारा रन कर लेते हैं। 5 फीट 11.5 इंचेस। सो अब वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। तो इसने मुझे कह दिया 5 टिक 11.5 डबल टिक यानी कि 5 फीट 11.5 इंचेस, ठीक है। सो अभी
जो समझ आ गई कि क्लास डिक्लेयर कैसे होती है, क्लास के अंदर पब्लिक और प्राइवेट का फर्क क्या है, जो चीज पब्लिक है वो आप मेन में या किसी और फंक्शन में जिसमें भी आप यूज करना चाहें तो आप इस डाटा टाइप को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट चीज को आप इधर एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखने की कोशिश करूं हाइट डॉट और मैं कहता हूं फीट इज इक्वल टू 10, तो मुझे उसने इधर पहले ही अंडरलाइन करके बता दिया, अगर ये कैमरा में नजर नहीं भी आ रहा तो इसके नीचे रेड लाइन लगा दी हुई है, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा वो मुझे एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका जाती मामला है, ये उसका प्राइवेट डाटा है, ठीक है। डाटा को हम चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो प्राइवेट ही हो, और उसको एक्सेस अगर करना हो तो हम अमूमन लेट से अगर वाकई फीट को मैं एक्सेस करना चाहता हूं या इंचेस को करना चाहता हूं तो अमूमन हम ना उसको रख प्राइवेट देते हैं और इस किस्म का फंक्शन लिख देते हैं गेट फीट, ठीक है। इस केस में हमें जरूरत नहीं थी, तो गेट फीट जो होगा वो फीट रिटर्न कर दे, ठीक है। और अगर लिखवाना हो तो हम उसको कहते हैं सेट फीट, जिसको आप कोई वैल्यू पास कर दें, ठीक है, लेट से जो भी इंट पास कर दें, ठीक। तो ये आप यानी कि डिस्टेंस अगर ए मैंने डिफाइन किया हुआ तो गेट फीट सेट फीट, इसको हम गेट सेट कह देते हैं। नॉर्मली यही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही होती है कि गेट करने का मतलब रीड करना है तो आप गेट का फंक्शन लिख देते हैं, राइट करना है तो सेट का। इस केस में क्योंकि हमने फीट और इंचेस को अलग अलग एक्सेस करने की जरूरत नहीं है तो हमने गेट और सेट का कोई अलग फंक्शन भी बनाने की जरूरत नहीं है, पूरे डिस्टेंस को गेट करने का हमने बना दिया है जो कि यूजर से इनपुट लेता है इस वक्त, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद अगली चीज ये है कि मैं ये भी चाहता हूं कि हम हमारी जो विश लिस्ट थी कि हम डाटा टाइप के साथ क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता था कि अगर मैंने डिस्टेंस हाइट यूज किया है तो मैं इसके साथ अगर 11.5 वैसे ही दे देता तो वो 5 फीट में चला जाता है 11.5 इंच। तो मैं चाहता हूं कि यार ये ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर इस तरह करें, तो C++ आपको ये अलाउ करती है कि आप ये वाला काम भी कर सके, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये आप किसी फंक्शन में करेंगे, लेकिन हमने कोई फंक्शन का नाम तो इधर नहीं बताया, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा, बिफोर कमिंग टू कंस्ट्रक्टर, जो एक मैं चाह रहा था कि आप नोट करें इस चीज में कि क्लास तो हमने बना लिया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन उसके बाद मेन जो है एक तो बड़ा छोटा हो गया और बड़ा नीट हो गया, ठीक है। अक्सर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा क्लटर खत्म करना पड़ता है कि जो आपको 50 चीजें सोच रहे हैं उसके बजाय आप ना उसको एक एक करके सॉल्व करते जाएं, तो आप उनकी क्लासेस बनाते जाएं, इवेंचुअली आपका मेन जो है वो बड़ा नीट और स्मूथ हो जाए, ठीक। अच्छा, सो नाउ कमिंग बैक टू जो मैं बात कर रहा था कि मैं ये वाली विश लिस्ट वाला काम करना चाहता हूं कि मैं अगर 5 करूं और 11.5 करूं तो ये मैं कैसे कर सकता हूं। अगर मैं ये काम करना चाहता हूं जो कि हम अक्सर करना चाहते होते हैं, तो हम क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसका नाम कंस्ट्रक्टर है, कहीं पे हम लिखते नहीं है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिर्फ उसका नाम कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर कहते हैं? क्योंकि जिस वक्त डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं उसी वक्त इसको इनिशियलाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि ये उसको कंस्ट्रक्ट कर दे एक क्लास के मेंबर को जिसके अंदर ये वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो नाम ये इसका। सो फॉर एग्जांपल अब मैं इधर कंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूं, तो कंस्ट्रक्टर का क्या सिंटेक्स होता है? कंस्ट्रक्टर में आप कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, आप सिंपली क्लास का नाम ही लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर भी नहीं लिखते, आप क्लास के नाम से जो फंक्शन बना देंगे ना, इसका मतलब है कि वो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं करना होता तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आप, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं फीट और इंचेस लेना चाहता हूं, ठीक है। तो फीट और इंचेस तो ऊपर भी डिक्लेयर हुए हुए, तो मैं इनको लेट से शॉर्ट करके FT लिख देता हूं और इंचेस को IN लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है? ओके। और मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं कह दूं कि फीट इज इक्वल टू FT और इंचेस इज इक्वल टू
आइए, ठीक है। तो अब क्योंकि डिस्टेंस टाइप की मैंने ये बनाई है, ठीक है, सो इससे कंपाइलर को पता चल गया कि ये असल में कंस्ट्रक्टर है। तो अगर किसी ने इस किस्म की डिक्लेरेशन की जिसमें उसने एक इंटीजर पास किया और एक डबल पास किया, तो इसको समझ आ जाएगी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। तो यहां पर जो भी वैल्यू आई 5 और 11.5 लेट से आ गई, तो आप वो फीट में लिखवा देंगे 5 और ये इंचेस में लिखवा, ठीक है। तो अब मैं ये कर सकता हूं कि जो मेरा नीचे मेन में कोड लिखा हुआ है, इसमें लेट से मैं गेट डिस्टेंस करने के बजाय इसको मैं कमेंट कर देता हूं लेट से, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस हाइट था इसके अंदर मैं 5 और 11.5 वैसे ही पास करें, ठीक है। So, अब अगर ये सही चलेगा तो 5 और 11.5 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये बात समझ आ रही है, ठीक, ओके। सो मैंने इसको रन किया, उसने मुझे दिखा दिया 5 और 11.5। इसका मतलब उसने उसको खुद ही से जब ये पढ़ा तो उसको यहां से पता चल गया कि ये एक्चुअली आपने वो कंस्ट्रक्टर कॉल करने की कोशिश की है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर 5 और 11.5 FT और IN में गए, ये जो ऊपर कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, और आपने ये FT और IN उठा के फीट और इंचेस में कॉपी, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, ये मैंने कर तो दिया है लिख के कम्युनिकेशन हो रही है एक दूसरे से। खैर एक्चुअली ये बातें करने से बेहतर ही है, एटलीस्ट डिस्टर्ब तो नहीं होता दूसरा बंदा, जो भी है। चलो आप मिस करोगे कोई चीज, लेकिन क्लास में मिनट की आवाज नहीं आ रही होगी। ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई। अच्छा, ये वैसे रिकमेंडेड तरीका नहीं है ये करने का। अगर आपने ये काम करना हो ना, तो इसके लिए हम अमूमन करते ही हैं कि हम इसके आगे कॉलन लगाते हैं और फिर आप कहते हो फीट FT कॉमा इंचेस IN, ठीक है। और इसके अंदर आप खाली छोड़ देते, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। सो ये उसी को करने का एक और तरीका है, ठीक है। सो ये जो मैंने लिखा ना, ये इसी को करने का एक और तरीका है। इसको कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, कि आपने फीट को FT से इनिशियलाइज कर दिया, इंचेस को IN से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, यानी कोड लिखते हुए आप ये काम करें। अगर मैं अभी भी रन करूं तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम होगा, ठीक है, ठीक, यानी कि काम वही हो रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा बेहतर तरीका है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये एक्चुअली इनिशियलाइजेशन आपने फंक्शन कॉल से भी पहले कर लिया, ठीक है। बाज केसेस में चीज इसी तरह ही इनिशियलाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉस्ट इनिशियलाइज करना था, ठीक है, तो वो फिर वो आपको फंक्शन के अंदर तो आप उसमें नहीं वैल्यू लिखवा सकते, क्योंकि तो वो तो कॉस्ट है। तो कॉस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए फिर आप यही काम ही करें। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ऑल्दो दोबारा और रिपीट का एक ही मतलब है। खैर ये एक आप कॉलन लगाएंगे जहां पर आपने फंक्शन का डिक्लेरेशन दी हुई है, ठीक है। तो या फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं, फंक्शन डेफिनेशन भी आपने फंक्शन के पैरेंथेसिस के बाद एक कॉलन लगाया, उसके बाद इसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगेगा, बल्कि ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, यानी कि आप एक कॉमा से अलग करेंगे और जो भी मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, फीट है तो फीट ब्रैकेट में जिससे इनिशियलाइज करना है, इंचेस है तो इंचेस, ठीक है। लेट से कि मैं चाहता हूं कि चलो लेट से इसको भी छोड़ते हैं, मैं वापस आता हूं। मैं लेट से कि मैं नहीं इनिशियलाइज करना चाहता था, ठीक है, और मैं इसको कहता हूं कि मैं गेट डिस्टेंस से ही लेना चाहता था, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होगा कि इसके नीचे एक एरर आ गया, ठीक है। जब आप एक कंस्ट्रक्टर बना देते हो ना, तो फिर आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता है कि अगर कोई कुछ पास ना करे तो क्या करना है, ठीक है। तो ये कंपाइलर आपको कहता है कि भाई अब आपने अगर तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है कि अच्छा बस इसको बना दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दफा कंस्ट्रक्टर लिख लिया तो आपने अगर कुछ ना करने पर भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो मैं लेट से मैं चाहता हूं कि यार जिस वक्त मैं कुछ ना पास करूं
तो फीट और इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। सो मैं ऊपर जाकर एक और कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा था, मैं इसकी एक कॉपी बनाऊं, ठीक है, और इसमें मैं कहूंगा यार अगर कुछ ना पास करें, कोई फीट इंचेस ना हो, तो तब मैं चाहता हूं कि फीट भी 0 हो जाए और इंचेस भी 0 हो जाए, ठीक है। सो अब इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर हैं। अब जब मैं कोई इस तरह से डिक्लेयर कराऊंगा, अगर तो मैंने उसको कुछ पास कर दिया तो ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने उसको ये पास ना किए तो ऊपर वाला कॉल हो जाएगा और वो उसको 0-0 कर देगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पर आकर अगर मैं यूजर से ना इनपुट लूं और मैं सिंपली उसको कुछ भी पास भी ना करूं, तो अब असूली तौर पे गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया जिसको 0-0 से इनिशियलाइज किया। तो अगर अभी मैं रन करूंगा तो मुझे वो कहेगा 0 फीट 0 इंचेस, ठीक है। तो ये आपका वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जो कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यानी आपने जिसको कुछ भी पास नहीं किया उसमें आप किस चीज से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। सो ओके, यहां पर रुक के मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि अभी तक मैंने क्या किया। पहले हमने क्लास कैसे डिक्लेयर होती है वो रिव्यू कर लिया, ठीक है। फिर हमने ये काम कर लिया कि क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक क्या चीज है और वो कहां से एक्सेस हो सकती है। तो हमने कहा कि वो मेन से या किसी और फंक्शन से एक्सेस सिर्फ पब्लिक चीज हो सकती है, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल के तौर पर छोटी सी क्लास बनाई फीट और इंचेस की एग्जांपल लेके, क्योंकि जनरली डिस्टेंसेस इधर भी फीट और इंचेस में नापे जाते हैं और उसमें फीट इंटीजर होता है, इंचेस जो है वो पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो ये हमने काम कर लिया। अच्छा, और उसके बाद हमने जो चीज पढ़ी वो थी कंस्ट्रक्टर्स। हमने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो साथ ही उनको वैल्यू दे दें, तो वो हमने दे दी, ठीक है। उसके लिए हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर अगर लिखना हो तो क्योंकि ये अलहदा से कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, यानी कि आपने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया बल्कि ऑटोमेटिकली इसके पीछे फंक्शन कॉल होने, तो हम उस फंक्शन का नाम क्लास का नाम ही रख देते हैं, जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि मैंने जब कोई चीज बिल्ड करनी है उस वक्त वो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनेगी उस वक्त उसका काम उस वक्त उससे इनिशियलाइज होने, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और वो फिर हमने अभी 2 कंस्ट्रक्टर लिखे, एक हमने लिख दिया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसपे कोई आर्गुमेंट नहीं जा रहा तो क्या करना है, और एक हमने लिख दिया जब आर्गुमेंट्स आप इनपुट देना चाहें, यानी कि फीट और इंचेस इनपुट देना चाहें। और इन दोनों में हमने क्या काम किया, इसमें हमने सिंटेक्स ये देखा कि आप इसके अंदर भी इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि ज्यादा प्रेफरेबल सिंटेक्स है कि आप कॉलन लगाएं और उसके आगे इनको इनिशियलाइज कर दें। इनको कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट, ठीक है, कि आप इनिशियलाइज करने वाली लिस्ट को इनिशियलाइजर लिस्ट करें। तो यहां तक चीज अभी तक क्लियर हो गई पूरी। अच्छा, ओके। जिस तरह कंस्ट्रक्टर होता है ना, उस तरह एक चीज डिस्ट्रक्टर भी होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने वाला, डिस्ट्रक्टर जो है वो तबाह करने वाला, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टर अभी तक जो हमने चीज पढ़ी है उनमें कोई खास यूजफुल चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में काफी यूजफुल चीज है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा हिंट करवाया ना वो न्यू और डिलीट और मैलक वगैरह का, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मांगते हैं, वो आपको मेमोरी देता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उस मेमोरी को वापस फ्री करना, ठीक है। तो वो फ्री करने वाला काम हम अक्सर डिस्ट्रक्टर में कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जिस वक्त आप आउट ऑफ स्कोप जाते हैं। ये आखिरी जुमला समझ आया कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम आउट ऑफ स्कोप जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने ये डिस्टेंस डिक्लेयर किया, ठीक है। सो ये मैंने मेन के अंदर एक डिस्टेंस डिक्लेयर कर दिया हाइट, ठीक है। तो इसका स्कोप कहां तक है, इसका स्कोप है मेन की एंडिंग ब्रैकेट तक, इसके नीचे नीचे ये काम है। जैसे ये मेन की एंडिंग ब्रैकेट से निकलेंगे इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। जब आप आउट ऑफ स्कोप जाते हैं तो डिस्ट्रक्टर कॉल खुद ही हो जाता है, हमें कॉल करना नहीं पड़ता। जिस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल के लिए हमने अलग से कॉल कुछ नहीं किया, हमने उसकी ऑब्जेक्ट बनाई तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगी तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल खुद ही हो जाएगा, ठीक है। सो अमूमन वहां पर एक अच्छे प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर कोई चीजें न्यू करके एलोकेट की हुई थी तो उन सबको वापस फ्री कर दें ताकि मेमोरी खाली मेमोरी जो है वो भरती ना जाए,
ठीक है। एक बुरा प्रोग्राम होगा, उसमें मेमोरी लीक्स होंगे, इसको हम कहते हैं मेमोरी लीक। कि आप न्यू करते जाते हैं लेकिन डिलीट करना आपको याद नहीं रहा, तो ऐसे प्रोग्राम जब चल रहे होते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में वो मेमोरी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, क्योंकि आप अगर डिलीट नहीं करेंगे तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई रहेगी, ठीक है। लेकिन न्यू और डिलीट क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इट डजंट मैटर, आपको समझ आए ना। लेकिन डिस्ट्रक्टर अभी आप ये समझ लें कि आप जब आउट ऑफ स्कोप जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्ट्रक्टर अगर लिखना चाहते हैं उसका तरीका वही है कि जिस तरह आपने कंस्ट्रक्टर लिखा था, ठीक है। सो लेट से कि मैं डिस्ट्रक्टर लिखना चाह रहा हूं, सो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर कोई चीज पास नहीं होती, कोई उसने रिटर्न नहीं करना होता, और डिस्ट्रक्टर के पीछे आप छोटा सा टिल्डा लगा दें, ठीक है। जो ये वाला साइन है इसको आप टिल्डा कहते हैं, मद्दा नहीं, मद्दा वाले, ठीक है, उर्दू में ये वो वाला, ठीक है। सो लेट से इस वक्त तो इस केस में हमें डिस्ट्रक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने कोई न्यू किया ही नहीं, कोई चीज मांगी नहीं। लेकिन जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट मैं इसके अंदर एक सी आउट लगा देता हूं, ठीक है। लेट से मैं कहता हूं कि सी आउट, ताकि हमें पता चल जाए कॉल हुआ भी था कि नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। सो अब अगर वाकई डिस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली होता है तो एटलीस्ट ये प्रिंट तो होना चाहिए ना, ठीक है। सो मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रिंट जो है ना, ये आपको डिबगिंग के लिए अक्सर वैसे यूजफुल होते हैं। एक तो डिबग करने का तरीका, मतलब डिबगिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है डिबगिंग, ठीक है। कि आप प्रोग्राम लिखते हैं वो चलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है कि आपने क्या लॉजिक बनाई है, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक पॉइंट लगाएं, F10 करके जाएं, फंक्शन के अंदर जाना है तो F11 कर लें, ठीक है। और वॉच की विंडो नीचे आ रही होती है, उसमें आप देखते जाए, ठीक है। उसमें आप जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा एक शॉर्ट तरीका कई दफा ये होता है कि आपने कोई चीज देखनी है तो आप वहां पे प्रिंट लगा देते हैं, ठीक है। प्रिंट लगा के देखते हैं कॉल, जिस तरह मैंने डिस्ट्रक्टर को सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करना था, कॉल होता भी है कि नहीं, मैंने उसके अंदर प्रिंट लगा दिया, ठीक है। तो ये प्रिंट कॉल क्यों, जी जी, क्योंकि ये प्रोग्राम जब पूरा चल गया और आप मेन से बाहर आ रहे थे तो अब इसका स्कोप खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अगर ये किसी और फंक्शन में मैंने बनाई होती है ऑब्जेक्ट, तो उस फंक्शन से बाहर जब आ रहे होते तो कॉल हो जाता, ठीक है। यानी कि इसमें तो हमने कोई फंक्शन और नहीं बनाया ना, इसमें तो फंक्शन वही क्लास वाला ही फंक्शन है। लेट से मैं कोई और फंक्शन बना देता है इसके अंदर, ग्लोबल फंक्शन जो हम नॉर्मल बनाते हैं बगैर क्लास स्कोप रेजोल्यूशन के बगैर, तो अगर उसके अंदर मैंने डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट्स बनाई होती तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता जब आप उस फंक्शन से बाहर आ जाते, ठीक। तो ये या किसी भी बेसिकली एक लूप के अंदर मैंने डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट बनाई होती, जब आप उस लूप को एग्जिट करते तो उसके अंदर, यानी कि मैं अगर लेट से के ये एक डिस्टेंस साइड है, लेट से मैं एक छोटा सा एक वैसे ही ब्लॉक बना लेता हूं, ठीक है। तो खाली ब्रैकेट्स में बनाऊं तो एक ब्लॉक बन जाता है। सो मैं एक और डिस्टेंस बना देता हूं ए, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब क्या होगा, इस डिस्टेंस ए का स्कोप कब तक है, जब तक ये ब्लॉक है, और ये शो डिस्टेंस होने से पहले इसका स्कोप खत्म है। तो असूली तौर पर वो जो हाइट उसने शो करनी है, ठीक है। तो लेट से हाइट और डिस्टेंस को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मे बी इधर मैं कोई वैल्यू भी देता हूँ, लेट से 5 फीट 11.5 इंचेस में देता हूँ, ठीक। सो अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप पहले खत्म हुआ तो इसका भी डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, उसका भी डिस्ट्रक्टर, इसका इधर कॉल होना चाहिए, इसका मेन के बाद कॉल, ठीक है। सो मैं इसको रन करके तो आप देखो कि सबसे पहले एक डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये किसका डिस्ट्रक्टर है, ये ए का डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने शो डिस्टेंस किया हुआ था, डिस्टेंस शो हुआ, उसके बाद किसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो हाइट का डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक। सो नॉर्मली मतलब आप जब आप शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप इस तरह सीखेंगे। कुछ चीजें तो मैं क्लास में आपको बता दूंगा, कुछ चीजें मुझे भी शायद याद ना रहे, या मतलब बुक में होंगी, या हो सकता है बुक में भी कोई चीज मिस हो, तो आप कई चीजें ट्राई करके सीखेंगे, ठीक है। कोड लिखे वहां पर, अच्छा आप ट्राई कैसे करें जी, जिस जगह पे ट्राई करना है वहां पे प्रिंट लगा दें, ठीक है। और उसे जिस तरह मैंने अभी ब्लॉग बनाया ऑन द फ्लाई, आपने एक चीज की और आपको चीज समझ आ गई। सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। चलिए यहां पर आज हम आज की क्लास खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट कल है,
तो कल इंशाल्लाह हम इसी कंस्ट्रक्टर्स को लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर हम चाहेंगे कि हम एटलीस्ट प्लस ना कर सके तो प्लस का फंक्शन तो अभी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम फंक्शन ऐड का फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। चलें, ओके जी, थैंक यू। अब दूसरी क्लास